नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये जो पेपर है ये है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, जो 2018 में एग्ज़ाम इसका करा दिया गया था और किन्हीं कारणवश यह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें उसके बाद इसमें मुकदमा भी चला। और अब फ़िलहाल सारी बातों को देखकर ये एग्ज़ाम जो है अब लगभग नवंबर में हो जाएगा, शायद नवंबर में होने के आसार हैं। और आपको जो पुराना पेपर था, यानी कि प्रीवियस पेपर, यानी कि जो कैंसिल किया गया हुआ पेपर था, उस पेपर को मैं आज संपूर्ण एनालिसिस में आपको कराऊंगा। और यह जो पेपर है 22 दिसंबर 2018 का पेपर है, प्रथम पाली का है। और जैसे ही आप जानते हैं कि 2 तारीख में हुआ था, ये 22 में और 23 में, और एक ही दिन में 2 शिफ्टें चलाई गई थी, फर्स्ट और सेकंड। तो 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ था और 4 पाली में हुआ था। तो ये दोस्तों, ये पेपर है आपका प्रथम पाली का और 22 तारीख का 2018। और अब यह एग्ज़ाम दोबारा से होने के लिए जा रहा है, लगभग 2022 में नवंबर के महीने में हो जाएगा। और आप इसकी तैयारी आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और फिर भी अगर आप और अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अमित एग्ज़ाम स्टडी में, जिसमें आपको इस पेपर की तो एनालिसिस कराया ही जाएगा, और जो पुराने एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, और भी तैयारियाँ इस चैनल पर आपको कराई जाएंगी। तो यह दोस्तों, यह पेपर जो है व्याख्या सहित होगा, पूरा हल प्रश्न पेपर होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, और 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और 50 ही क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान, यानी कि जीएस जी के। तो 150 क्वेश्चनों का यह एग्ज़ाम था, जिसमें मैं आपको 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद आप शायद बोर हो जाएं देखते देखते। तो मैं इस पेपर की 3 वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, जिसमें एक वीडियो में होगा हिंदी, और एक वीडियो में होगा रीजनिंग, और तीसरी वीडियो में होगा आपका जीएस के। तो चलिए दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। यह है यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र, प्रथम पाली का ये पेपर होगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीरीज FA है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोर्शन है आपका, यह है हिंदी का। पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, किससे रहित राज्य किस काम का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा प्रियजनों से, क्योंकि जो पैराग्राफ हमारा शुरू हुआ था
वो इसी लाइन से हुआ था कि गद्यांश की प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, जगत का अर्थ है। तो जगत का अर्थ आप जानते ही होंगे, जगत का अर्थ होता है संसार। ये तो पर्यायवाची में आपको मिल जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन ठीक है, इसमें जगत का अर्थ होता है संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, निष्फल का आशय। निष्फल का आशय, निष्फल, नि का मतलब होता है नहीं से, और फल मतलब जो हमारा कार्य किया है हमने उसका कोई भी फल हमें ना मिले तो होता है निष्फल। तो इसमें बताना है कि अधूरा, फलदायी, सार्थक और व्यर्थ। तो इसमें दोस्तों ये निष्फल का जो आशय होता है, तो आप जानते हैं कि व्यर्थ यानी कि किसी काम का न होना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना और जीवन को संकट में डालना। तो पहले चौथे क्वेश्चन का जवाब है आपका ऑप्शन ए, जीवन को सुखमय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर जो है वह हमें बताना है। तो ये तो हमारी छोटी ही बोलते हैं हम इसको, और ये होता है छोटा ए, यह ए होता है, और ये होता है हमारा बड़े ई। तो हमारा जो दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा है वह हो जाएगा बी ऑप्शन। व्याख्या है इसकी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर हैं। दोस्तों हमने इन्हें क्यों नहीं लिया, ये जो है हमारे, क्योंकि ये जो हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं, एक यानी कि दो स्वरों से मिलकर बनते हैं ये हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं, ए और आए। तो ये है हमारा बड़ा जो दीर्घ स्वर होते हैं, ये है हमारे बड़ा आ, बड़े ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर हैं। छोटा आ, छोटी यू, छोटी ई और बड़ा ऊ और री हास्य स्वर। दोस्तों इसमें इनसे गलती से हो गया है, जो यहाँ पर होना चाहिए ये होना चाहिए छोटा ऊ होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने बड़ा ऊ लिख दिया है। स्वर है ए ओ, आओ आओ संयुक्त स्वर होते हैं। ये दोनों जो होते हैं हमारे चार संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन तो आप जानते हैं कि य, र, ल, व। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन ठीक है, व। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। स और स है ऊष्म व्यंजन। ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, और चार ही होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ग एवं ज ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ग और ज स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इनमें जो अंतस्थ व्यंजन हैं हमारा, इसमें य और व, इनको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, अर्धस्वर। वर्णमाला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आप इसको पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिला है। ये जो मौका आपको मिला है ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। अच्छे से मेहनत करेंगे, समय अभी काफ़ी है आपके लिए। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण की बात करते हैं, ख, ग, घ और ठ अल्प प्राण व्यंजन। तो दोस्तों आपका अल्प प्राण व्यंजन हमारा बी है, बी ऑप्शन ग। ग अल्प प्राण व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला क, च, ट और त और प
ये हमारे जो वर्ण हैं उनके पहले पहले अक्षर हैं। और तीसरा यानी कि ग, ज, ड, द और ब। पाँचवा ड़, य, व और न और मैं, ये हमारे पाँचवें अक्षर हैं। और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल और व। ये व्यंजन जो होते हैं हमारे ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, ऑप्शन ए है ज, और बी ऑप्शन है क, और सी ऑप्शन है च, और डी ऑप्शन है ट। तो आपका जो इसमें सही जवाब है आप देख ही रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा इसमें घोष वर्ण होता है। ज घोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी कि ग, ज, ड़, द, ब, और चौथा घ, झ, ढ, ध और भ, और पाँचवा ड़, य, व और न और मैं वर्ग सभी स्वर वर्ण सारे स्वर और य, र, ल, व और है, ये जो है हमारे घोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप जो ये प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं व्याख्या सहित है, इसमें आपको अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो अगर आप ये 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ लो आपके 150 या 160-70 के क्वेश्चन के आसपास आप कवर कर सकते हैं। तो व्याख्या सहित क्वेश्चनों का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और ये जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यह पेपर पिछले वर्ष का है, आप देख ही रहे हैं, और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण बताना है। तो ओष्ठ्य वर्ण है आपका डी ऑप्शन उ। ओष्ठ वर्ण है दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पै वर्ग यानी कि पै, फै, बै, भै, मै, और छोटा बड़ा कंठीय वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई, तालव्य वर्ण। ये जो हमारे ओष्ठ्य व्यंजन एवं स्वर होते हैं। ओष्ठ्य वर्ण जो हैं आप इसमें देख ही चुके हैं कि दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। यानी कि ओष्ठ्य वर्णों में हमें इस क्वेश्चन के नाम से ही पता चलता है, ओष्ठ मतलब होठ, यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए होठों की ज़रूरत होती है वह ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। अब आप इन वर्णों को अगर मान लें कि आप अपने होठों को ऊपर और नीचे के अलग अलग पकड़ लें तो इन वर्णों को जो है हम उच्चारण इनका सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप इन्हें करके देख सकते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए होठों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ही इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है योग, एक होता है रूढ़, और एक होता है यौगिक, और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसमें जो जवाब है आपका ये होता है जलज। जलज यानी कि जल मतलब जल में, और ज मतलब जनवा, यानी कि जलज। बी ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। जलज बराबर जल प्लस ज का अर्थ है जल में, जल से उत्पन्न, किंतु इसमें कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहे जाते हैं। और दोस्तों आपके जिसमें बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण हैं वो आपके सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं।
और रूढ़ शब्द तो आप जानते हैं कि जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, वो होता है हमारा रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ है, आप ये देख रहे हैं जलज, तीसरे शब्द के लिए इशारा होता है इसमें। और यौगिक शब्द होता है दो या दो से अधिक मिलने वाले शब्द से जो बनता है, वह होता है यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव मतलब मह प्लस उत्सव, ये गलत है हमारा। मही प्लस उत्सव, और यह महा प्लस उत्सव, ये ऑप्शन आपका सी ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मही प्लस उत्सव, यह भी गलत है। दोस्तों उच्चारण जो हम करते हैं, संधि जो हम करते हैं, इनको हमें उच्चारण के अनुसार भी थोड़ा देखना होता है कि अर्थपूर्ण शब्द जो बनता है हमारा कौन से शब्द से बनता है। तो महा प्लस उत्सव, महा का मतलब होता है बड़ा या महान, और उत्सव का मतलब होता है त्यौहार, यानी कि बड़ा त्यौहार या बड़ा उत्सव महोत्सव कहलाता है, महा उत्सव कहलाता है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ का योग हुआ है इसमें गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है इसमें? गुण स्वर संधि। दोस्तों एक ही क्वेश्चन के साथ आपको कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है। इस संधि में नियम अनुसार यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या ओ और री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ तथा अर हो जाते हैं, यानी कि क्रम से हो जाते हैं। यानी कि अगर ए या आ आता है तो आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। और ई या ऊ आते हैं तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और यदि आपको यदि ए या आ के बाद, यानी कि इनके बाद प्लस कर देते हैं हम, तो अगर इनके बाद हमारे ई या ई आते हैं तो बनता है आपका ए, और इनके बाद अगर ऊ या ओ आते हैं तो बनता है आपका ओ, और ए या आ के बाद अगर री आता है तो बनता है आपका अर। पूरी हिंदी आपको इन 50 क्वेश्चनों में ही कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पूरी हिंदी का आपको यह रिवीजन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी, तो द्वंद्व तो होता है, क्या होता है द्वंद्व में? द्वंद्व में होता है हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ, जैसे माता पिता, भाई बहन, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है बीच में, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, यानी कि उल्टे जो विपरीत शब्द बीच में आ जाते हैं द्वंद्व में। और इधर हमारा बी ऑप्शन है दिगु। दिगु में होता है हमारा प्रथम शब्द जो होता है संख्यावाची होता है, और उसके बाद वाला जो शब्द होता है वो होता है हमारा समूहवाची। और अव्ययी भाव में जो होता है हमारा प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। और बचा क्या हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो बैलगाड़ी शब्द है ये हमारा होता है तत्पुरुष समास, यानी कि बैलों के लिए गाड़ी। बैलगाड़ी का समास विग्रह है बैल की गाड़ी। इसमें तत्पुरुष समास है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि तत्पुरुष समास में जो होता है बाद का पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है हमारा तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना यानी कि जो पहले जुड़ता है शब्द के, जैसे हमारा इसमें क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है या ए जुड़ा है, आग जुड़ा है या मन जुड़ा है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जो हिंदी है इसमें हमारे जो सारे शब्द जो होते हैं जो टूटते हैं, संधि करें या समास विग्रह करें या प्रत्यय देखें या फिर उपसर्ग देखें या योग रूढ़ देखें या यौगिक शब्द देखें, तो इनमें हमें जो है दोनों पर अपने जो शब्द बनाने होते हैं अर्थपूर्ण शब्द बनाने होते हैं। अब इसमें हमारा यह है ऑप्शन आगमन। आगमन में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग आगमन में आ का उपसर्ग है।
उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समेत, कमी, विपरीत तथा इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं आकाश, आकर्ष, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन। यानी कि जीवन, आप देख रहे हैं कि जीवन भर लगाने से हमारे शब्द का जो है बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो जाएगा। इसलिए जो इसमें उपसर्ग है वह है ए ऑप्शन आ। अर्थ की रूपरेखा ही बदल देगा अगर उपसर्ग हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो। 14वां क्वेश्चन है रसोइया में प्रत्यय है या और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है आ या रस। अब यह है रसोइया, तो रसोइया में जो हमारे प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय जुड़ता है हमारा अंत में रसोइया, तो इसमें जो है हमारा या शब्द जो है प्रत्यय है। इसको हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब 14वें क्वेश्चन की। रसोइया में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 15वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द बताना है क्षेत्र है या गधा है या गाय है या घर है। दोस्तों तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द जो होते हैं वह होते हैं हमारे जो संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं और जैसे संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं वैसे के वैसे ही इन्हें हिंदी में ठा करके रख दिया गया है, तो इन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो जो हमारे देसी शब्द होते हैं, बिल्कुल घरेलू होते हैं, ग्रामीण शब्द होते हैं, वह होते हैं हमारे तद्भव। यानी कि जो संस्कृत शब्द होते हैं उनमें अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो वो हमारे तद्भव शब्द बन जाते हैं। लेकिन जो संस्कृत से सीधे ऐसे शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो ए ऑप्शन है क्षेत्र, हम इसको क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, इसलिए जो है ये हमारा संस्कृत का शब्द है क्षेत्र। ए सब ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्षेत्र शब्द तत्सम है जिसका तद्भव खेत है। गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द है। इनके तत्सम क्रमशः गंधर्व, गर्दभ, जो गधे का होता है वो होता है गर्दभ, और गाय का होता है गो, और घर का होता है ग्रह। तो ये जो हमारे हैं गर्दभ, गो और ग्रह, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। तो ये हमारे हो गए क्या तत्सम, ये हो जाते हैं हमारे तत्सम तीनों। और जो यहाँ पर हमारा क्षेत्र है ये तत्सम है। लेकिन हमारे गाय, गधा और घर ये जो हमारे बिल्कुल हिंदी भाषा के शब्द हैं और ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, तो इनको जो हम कहेंगे ये हमारे तद्भव हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन तो हो गया है आपका। अब है 16वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान। जो तद्भव शब्द है वह बताना है, तो वह है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जीभ जो है तद्भव शब्द है। जैसे मैं आपको इन्हें बता ही चुका हूँ पहले कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज बताना है गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। देशज का शब्द देशज का मतलब होता है जो हमारे देश में जन्मा हो, और विदेशज होता है जो विदेश से आया हुआ शब्द होता है। देशज, विदेशर और तीसरा होता है इनमें हमारा जो देश से और विदेश से मिलकर हाँ संकर शब्द, जो तीसरा होता है आपका संकर शब्द। तो ये शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो डी ऑप्शन इसमें सही जवाब है आपका कटोरा। जो देशज शब्द है हमारा कटोरा, ये हमारा ग्रामीण और देश का ही शब्द है।
कटोरा शब्द देश है, देशज है। वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं या जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो टिकट, मध्य, मयूर और वचन। तो इसमें जो है हमारा विदेशी शब्द जो है टिकट है, और ये है हमारा अंग्रेजी का शब्द। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और आप जानते हैं कि अंग्रेज तो हमारे विदेशी हैं, अतः यह शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव मोर होता है। मयूर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तत्सम, और इसका जो तद्भव होता है वह मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संज्ञा शब्द है? निम्न में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द हो जाता है हमारा सभा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूह संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। यह हमारा संज्ञा शब्द हो जाता है। और 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम कौन है? कौन। सर्वनाम आप जानते हैं कि 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द होते हैं 11 और प्रकार होते हैं इनके। प्रकार आप फिर भी देख लीजिएगा, शायद 5 प्रकार के। बीसवां क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम है आपका कौन, और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सर्वनाम शब्द है? कौन किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो हिंदी में हमारे कितने शब्द होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण शब्द है आपका उचित। व्याख्या है इस क्वेश्चन की, उचित शब्द विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिरना, गिराना और देना। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिनसे हमें कोई प्रेरणा मिलती हो। तो इसमें हमारा गिराना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा सी। गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया आप जानते ही हैं कि स्वयं कर्ता जो है स्वयं नहीं करता है, उसे किसी और से कराता है, प्रेरणा देकर उसे कराता है कि आप ऐसा करो, आपको यह करना चाहिए। ये हमारे प्रेरणार्थक के वाक्य हो जाते हैं। 23वां क्वेश्चन है निम्न में अवयव है। तो अवयव बताना है उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो अवयव है आपका इसमें ठीक। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अवयव है। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। और 24वां क्वेश्चन है आपका पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची बताना है।
तो वह होता है हमारा विहग। विहग माने होता है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। और धूसर, पर्वत और मेन के होता है मछली। ये हमारे 24वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इससे अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा ही हम प्रोत्साहित होंगे, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। जटिल का विलोम होता है। जटिल का विलोम होता है सरल। जटिल मतलब कठिन हो गया और सरल मतलब आसान हो गया। तो जटिल शब्द का जो विलोम होता है वह सरल होता है। जटिल का भी विलोम सरल है। कुटिल का भी सरल है और जटिल का भी सरल है, क्योंकि कुटिल का अर्थ भी कठिन होता है और जटिल का अर्थ भी कठिन ही होता है। 26वां क्वेश्चन है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। गे, दे और नेक्स्ट है ऑप्शन आपके 26वें क्वेश्चन के पे और दान। तो दोस्तों इसका आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द दे है। जो गाने योग्य है के लिए एक शब्द गे है। और जो पीने योग्य है के लिए एक शब्द पे है। यानी कि देने वाले के लिए दे और गाने वाले के लिए गे और पीने वाले के लिए पे। 27वां क्वेश्चन है दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन का मतलब होता है दिवस। अगर इनमें आप एक जानते हैं तो दूसरे का आप थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं। दिन का मतलब होता है दिवस, यानी कि दिवस है आपका केवल ए ऑप्शन में। और दीन मतलब गरीब हो जाता है। दीन दुखी बोलते हैं जैसे कि, तो इसमें आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दिन और दीन शब्द का सही अर्थ है दिवस, गरीब। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक है। सी ऑप्शन है आपका सही जवाब। अंबर अनेकार्थक है। अंबर शब्द अनेकार्थक है। अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ। 29वां क्वेश्चन है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा जो इसमें लिखा हुआ है। तो वह है हमारा परीक्षा। परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पूज्य, परीक्षण, प्राण अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इनके शुद्ध रूप क्रमशः पूज्य का होता है पूज्य, और परीक्षण ये होता है, और प्राण का होता है प्राण। 30वां क्वेश्चन निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रादेशिक और माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, वह है प्रमाणिक। प्रमाणिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप होता है प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण का होता है में या पर। तो पर है आपका ए ऑप्शन। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है, में और पर होता है। कर्ता कारक का परसर्ग ने, कर्म कारक का परसर्ग को, और करण कारक का परसर्ग से, संप्रदान कारक का परसर्ग को या के लिए, और अपादान कारक का परसर्ग से यानी कि अलग होने के भाव में होता है ये। तो 31वां क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है आपका निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग बताना है क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। तो अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आसानी से पता लगाना चाहते हैं
तो इनको आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। आपका इसमें सी जवाब ठीक है। लेकिन यह क्षमा है, तो क्षमा को हम अगर वाक्य प्रयोग करें कि मैंने उनसे क्षमा मांगी, तो इसमें आता है आपका जो आता है मांगी, मांगी। तो यह आपका मांगी स्त्रीलिंग बन जाता है, मांगी। तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। और इधर है घटना। घटना का हम अगर वाक्य प्रयोग करेंगे कि कौन सी घटना घटी, ये क्या घटना घटी, तो घटना घटी। तो इसमें जो हमारा जो वाक्य प्रयोग करने में आ रहा है घटी, यह भी स्त्रीलिंग है। और रीति, उसकी क्या रीति है या वहाँ की क्या रीति रिवाज हैं, वह किस रीति का है, जो उसकी क्या रीति है। इससे आप वाक्य प्रयोग करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। और यह हमारा क्षेत्र, यह किसका क्षेत्र है, यह आपका पुल्लिंग शब्द है। तैंतीसवां क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। तो स्त्रीलिंग शब्द है आपका गरिमा, कि उसकी गरिमा कैसी है। इस गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो सदैव बहुवचन में होने वाला जो शब्द है, प्रयोग है, वह होता है हमारा दर्शन। दर्शन लिखा हुआ तो हमारा लगेगा कि हमारा ये सिंगल है, यानी कि एक वचन है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है बहुवचन के रूप में होता है। और बहुवचन के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें एक होने पर भी बहुवचन का ही आभास कराएंगे। जैसे दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे आपके दर्शन हो गए, व्यक्ति तो एक है लेकिन कहते हैं फिर भी दर्शन हो गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो इसलिए हमारा दर्शन जो है बहुवचन में आता है। और लोग बहुवचन में आता है, प्राण बहुवचन में आता है, आंसू निकल गए या प्राण निकल गए। प्राण तो हमारे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, प्राण का भी। तो ये सब जो है आपके बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन लताएं और गाय का बहुवचन गायें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जानता हूँ राम घर गया था, भूतकाल। और वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। भूतकाल जो होता है हमारा बीता हुआ काल होता है, और वर्तमान काल जो हमारा इस टाइम चल रहा है, और भविष्य काल होता है जो आने वाला होता है। तो इसमें जो है मैं जाता हूँ, तो यह तो हमारा वर्तमान काल में ही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान काल के भाग होते हैं। और राम घर गया था, ये जो है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, राम घर गया था, यानी कि बात बीत चुकी है, वह गया था। और वह आ रहा है, यह वर्तमान में हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्य काल का हो गया। राम घर गया था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जानता हूँ, वह आ रहा है, वर्तमान काल के उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य का उदाहरण है, भविष्य काल का उदाहरण है। 36वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, और डी ऑप्शन है पत्र लिखा जाता है। तो इसमें भाववाचक यानी कि भाव, हमारे अंदर से जो भाव निकलते हैं वह कैसे हैं, यानी कि उनसे हमें पता चलता है कि भाव क्या है। मोहन से बैठा नहीं जाता, अब हमें उसकी मान लो अगर किसी व्यक्ति को कहीं बैठाना है, किसी को दौड़ाना है, तो हम उसे उसके बताने से ही पता नहीं कर सकते। बताने से तो खैर कर ही सकते हैं, लेकिन उसके हम हाव भाव को देखकर भी हम बता सकते हैं कि यह इससे क्या हो रहा है और क्या यह करना चाहता है। तो जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, यह हमारा भाववाचक वाक्य है।
वाक्य में भाववाचक है क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो भाववाचक वाक्य कहलाता है। 37वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। और आगे इसके नेक्स्ट विकल्प हैं सी और डी कि वह पुस्तक राम की थी। और डी ऑप्शन है वह सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए वाक्य मिश्र यानी कि मिश्रित वाक्य है जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हों और अन्य मिश्रित गौण उपवाक्य हों जो आपस में क्योंकि जितना उतना पैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। 38वां क्वेश्चन है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है तो जो आपका इसमें ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यानी कि जो मैंने है वह गलत लिखा हुआ है। इस वाक्य के अनुसार प्रश्नगत वाक्य में मैंने का प्रयोग अशुद्ध है। मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह बताना है तो इसे तो आप सब जानते ही होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जबकि प्रश्नवाचक चिन्ह ये है और जबकि पूर्ण विराम है हमारा ये और विस्मयादि बोधक है ये और अर्ध विराम होता है हमारा डॉट और नीचे अल्प विराम लगा हुआ आता है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ जाना। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही जवाब है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक आफत आ पड़ना। 41वां क्वेश्चन है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पो बहरा होना, पानी फेरना, पानी फेर देना और सी ऑप्शन है पैरों पर खड़ा होना और डी ऑप्शन है फूंक फूंक कर पैर रखना। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना यानी कि पैरों पर खड़ा होना। और अब है हमारा 42वां क्वेश्चन बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है कार्य के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और 43वां क्वेश्चन है आपका लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल और नेकी और पूछ पूछ। तो 43 का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि पांचों उंगलियां घी में। 44वां क्वेश्चन है मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है तो ये होता है वाक्य अनुवाद। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द से में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद अब भावानुवाद कहा जाता है और मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में
प्रस्तुत करना सारा अनुवाद कहलाता है। सारे ऑप्शन इसमें आपको व्याख्या सहित कराए जा रहे हैं। तो 45वें क्वेश्चन का सही जवाब बताना है आपको। 45वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 45वां क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज बताना है कि पहाड़ी भाषा के या पूर्वी भाषा के, पश्चिमी भाषा के या राजस्थानी भाषा के। तो ब्रज जो होता है हमारा सी ऑप्शन यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी में शामिल भाषाएं शामिल उपभाषाएं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं होती हैं बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा संशोधन होता है, अमाइंडमेंट है ये, सॉरी यह अमाइंडमेंट के लिए हिंदी अनुवाद बताना है। इसका अनुवाद होता है संशोधन। और 47वां क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास, भक्ति काल की, सगुण, मार्गी, कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। 48वां क्वेश्चन है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो जयसिंह प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या बिहारी या सुमित्रा नंदन पंत। तो जो इसमें आपका सी ऑप्शन है बिहारी, यह हमारे रीतिकाल के कवि हैं। कविवर बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, जयसिंह प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं। केवल इसमें हमारे बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं और जो बाकी 3 ऑप्शन हैं ये छायावाद के कवि हैं। 49वां क्वेश्चन है आपका उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ और पाठशाला, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन और हीरे का हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन और जो आपका हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी काव्य किसका है? तो यह हमारा रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। इन्हें अन्य कविता संग्रह हैं। इनकी जो अन्य कविता संग्रह हैं वह है रश्मि रति, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि अब आ जाएगा रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही वीडियो में पूरा पेपर कराएंगे तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रीवियस पेपर है, इसी के अनुसार आपको वीडियो की तैयारी करनी है। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अन्य एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी और वीडियो की तैयारी के लिए भी, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित या हिंदी से संबंधित या अन्य एग्ज़ाम से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।